दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा टैली प्राइम में हम कोचिंग संस्था या कोचिंग सेंटर से रिलेटेड एंट्रियां कैसे करेंगे। अगर हम कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, कोई कॉलेज रन करते हैं तो उसमें किस प्रकार की अकाउंटिंग की जाती है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कंपनी बना रखी है एचके कंप्यूटर्स के नाम से। हम कंप्यूटर संचालक हैं, ठीक है। हम कंप्यूटर सेंटर की कोचिंग करना चाहते हैं, तो हम उसकी कोचिंग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी बना रखी है एचके कंप्यूटर्स के नाम से। उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह और फाइनेंशियल ईयर मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने फीचर ऑन किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ F11 करके। यहाँ पे मैंने फीचर सिर्फ ओनली एक्टिव किया है, वो है मेंटेन अकाउंट्स को यस ओनली किया है। मतलब कि मैंने मेंटेन इन्वेंट्री को यस नहीं किया है, क्योंकि जो कोचिंग संस्थान होती है वो क्या करते हैं ना, ज़्यादातर अकाउंटिंग में डील करते हैं, गुड्स वगैरह में वो डीलिंग वगैरह नहीं करते हैं। अगर आप सर्विस के साथ साथ अगर आप गुड्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के साथ साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट भी मेंटेन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री जो है इसको यस कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, यस कर दिया है। एक हमें एक और ऑप्शन यस करना है, वो है अनेबल कोर्स सेंटर्स। यानी कि जो भी हम कोर्स वगैरह जो भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं उसके मैंने क्या करने हैं, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। जैसे RCIT, RCFA, बेसिक कंप्यूटर, ADCA, DCA, PGDCA, ठीक है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कोर्स हम करवाते हैं उनका क्या करूँगा, मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। बाकी हम GST में डील नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं फिलहाल नो रखूँगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम कंपनी में वापस पीछे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले कोर्स सेंटर वगैरह क्रिएट करना है। जो जो हम स्टूडेंट्स को कोर्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना, उसके हम क्या करेंगे, कोर्स सेंटर क्रिएट कर लेंगे। तो हम आएंगे जैसे क्रिएट में आप जैसे कोर्स सेंटर में आएंगे, यहाँ पे आपको जो भी आप कोर्स प्रोवाइड करवाते हो वो आप यहाँ पे कोर्स का नाम डाल दोगे, ठीक है। मैंने दे दिया RCIT, RCFA और एक दे दिया मैंने DCA। इसके अलावा आप और भी बना सकते हो जो भी आप कोर्स में करवाते हो, जैसे ADCA भी करवाते हैं मान लो, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर कोर्स BCC भी करवाते हैं अपन, ठीक है ना। टाइपिंग कोर्स भी करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी कोर्स करवाते हो उसका क्या करोगे, एक कोर्स सेंटर क्रिएट कर लोगे। अब आप देखना चाहते हो तो एल्टर में आके कोर्स सेंटर में चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से कोर्स सेंटर क्रिएट कर रखे हैं। अब मान लो कि भी कोई स्टूडेंट है, जैसे मेरे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, एडमिशन्स हैं, क्योंकि इनवॉइस नंबर जो है वो HK001 है। 1 अप्रैल को स्टूडेंट आया महेश सन ऑफ सुरेश कुमार, RCIT में एडमिशन लिया है। तो जो फीस है उसकी हम कितनी लेंगे, टोटल 4200 रुपये लेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या है, ट्यूशन फीस वगैरह, एग्जाम फीस वगैरह, बुक फीस और एडमिशन फीस ये भी इंक्लूड है, ठीक है ना। तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले लेजर में, ठीक है, क्रिएट लेजर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, पहले से जो महेश है, ठीक है ना, स्टूडेंट है जो हमारा, उसका मैंने क्या कर रखा है, खाता खोल रखा है अंडर सन्ड्री डेटर में। आप चाहो तो उसको लोन एंड एडवांस में भी डाल सकते हो, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप इसको सन्ड्री डेटर में डालोगे तो ही आप सेल्स वाउचर में जाके उसकी एंट्री पास कर पाओगे। और अगर हम यहाँ पे आप ले लेते हो लोन एंड एडवांस असेट, तो आपको जनरल वाउचर में जाके उसकी एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फिलहाल सन्ड्री डेटर में इसको रख लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं आता हूँ वाउचर में और सेल्स वाउचर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और जो हमारा बिल का वाउचर है उसको मैं क्या करूँगा, एडिट कर देता हूँ एल्टर में आके, और यहाँ पे ऑटोमेटिक जिक्र कर देता हूँ मैन्युअल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बिल नंबर क्या है, HK001, ठीक है, और RCIT महेश, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, टोटल कोर्स जो है वो 4200 रुपये का है, ठीक है ना। तो जिसमें से एडमिशन फीस, बुक फीस और एग्जाम फीस यहाँ पे दे रखी है, बाकी ट्यूशन फीस भी हम डाल देंगे। तो यहाँ ले लिए मैंने एडमिशन फीस कितनी है, 500 रुपये। और यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ कोर्स सेंटर, कि भाई आपका कोर्स सेंटर आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो।
तो ये जिस कोर्स के लिए आया है वो कोर्स है उसका RSCIT का, यानी कि RSCIT का एडमिशन करा रहा है ना, ये एडमिशन फीस जो है वो RSCIT की 500 रुपये है। फिर दूसरा है हमारा बुक फीस, ठीक है, बुक फीस कितनी है, 200 रुपये। अब ये बुक है जो किसकी है, वो भी RSCIT कोर्स की है, ठीक है। फिर एग्ज़ाम फीस 500 रुपये, ठीक है, ये भी RSCIT के लिए ही है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्यूशन फीस, जो भी रिमेनिंग है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्यूशन फीस डाल देंगे, जैसे 3000, ठीक है, ये भी हमारी RSCIT की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, टोटल 4200 रुपये फीस थी, जिसमें से एडमिशन फीस 500 रुपये चार्ज किया हमने, बुक फीस 200 रुपये, एग्जाम फीस 500 रुपये और ट्यूशन फीस 3000 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोर्स सेंटर को मेंटेन कर सकते हैं। फिर आप इसको क्या करोगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए ये पूरा जो कोर्स है अपने क्या करा, 4200 रुपये में उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, एंट्री हो गई, ठीक है। अब मान लो कि भी इसको मैं जनरल वाउचर में पास करूँ, तो जनरल वाउचर में कैसे पास करेंगे वो भी देख लेते हैं। F7 में आते हैं, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट देख लेते हैं हमारा जो पूजा है, ठीक है, और पिता का नाम है किशन लाल। इसने RSCFA कंप्यूटर कोर्स में क्या किया है, हमसे एडमिशन करवाया है, ठीक है, जिसकी फीस है टोटल 6000 रुपये, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जनरल वाउचर में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जनरल वाउचर में देखो बिल नंबर कितना दे रखा है, HK002। तो मैं आ जाता हूँ पहले एल्टर में, वाउचर में और जनरल वाउचर में, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह कर दूंगा मैं मैन्युअल, ठीक है। अब मैं दोबारा वाउचर में आके जो भी जनरल वाउचर है मेरा HK002 वो डाल के, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, डेबिट मेरे को करना है उस स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो LC करके मैं क्या करूँगा, पूजा डॉटर ऑफ किशन लाल, ठीक है। आप चाहो तो आगे लिख सकते हो कि भी वो कौन सा कोर्स कर रही है, मैं लिख दी RSCFA। अब इसको मैं चाहूँ तो लोन एंड एडवांस में दे सकता हूँ, ठीक है ना। और टोटल फीस 6000 है, एडमिशन फीस के कितने रुपए हैं भाई, 500 रुपये, और यहाँ से ले लिया मैंने RSCFA, क्योंकि RSCFA के लिए ये एडमिशन फीस जारी की जा रही है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा बुक फीस, बुक फीस कितनी है, 300 रुपये, ये भी RSCFA के ही बुक फीस है, ठीक है। फिर आ जाती है एग्ज़ाम फीस, कितनी है, 500 रुपये, ठीक है। और बाकी का जो आ जाएगा वो हमारा ट्यूशन फीस में आ जाएगा 4700 रुपये। समझ में आ रही मेरी बात, 6000 में से 4700 रुपये तो हम पढ़ाई के पैसे लेंगे उसे ट्यूशन पढ़ाने के, 500 रुपये एग्ज़ाम फीस के होंगे जो भी एग्ज़ाम वगैरह होंगे, 300 रुपये बुक वगैरह की फ़ीस है, और बाकी का जो है वो जो है हमारी एडमिशन फीस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी एंट्री जनरल वाउचर में भी पास कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो हमारी बिजनेस के लिए जो एसेट है वो एसेट क्रिएट कर रहे हैं कि हमें पूजा से ये जो 6000 रुपये फीस है वो भी लेनी है, ये हमारी रिसीवेबल है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, RSCFA लेते हुए पूरा का पूरा जो टोटल अमाउंट है वो हम सेव कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक चीज़ और करनी है, देखो जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं ना वो क्या करते हैं ना कि भी प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करके नहीं चलते, ठीक है ना, वो मेंटेन करके चलते हैं इनकम और एक्सपेंस को, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए होता है, ठीक है ना। जो वस्तुओं में लेन देन वगैरह कर रहे होते हैं ना उनके लिए क्या होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटर रहता है। बट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सर्विस वगैरह देते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उसको इनकम और एक्सपेंस मान के चलते हैं कि वो इनकम और एक्सपेंस भी तो डील करते हैं, और कोई चीज़ में वो डील करता ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस हटा के इनकम और एक्सपेंस कर रखा है कि हमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंस देखना है, वो भी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओनली। क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे ना हमारे खर्चों को और इनकम को, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो ज़्यादातर डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड ही होता है, बट जो हम सर्विस दे रहे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आती है। जो भी हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जो भी हम सर्विस देते हैं, कोर्सेज वगैरह करवाते हैं ना, वो सारे इनडायरेक्ट में ही आते हैं, डायरेक्ट में नहीं आते हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट मेंटेन करना ही नहीं होता। इस बेस पे हम क्या करते हैं, उनका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट है वो हम मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद।
ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इनकम और एक्सपेंस कैसे लेके आया हूँ, तो मैं आ जाता हूँ एल्टर में, वाउचर में, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा अकाउंट होता है लेजर, यहाँ पे आप जाएंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज एज इनकम एंड एक्सपेंसेस, मैंने यस कर रखा है। अगर आप इसको नो कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शो होने लग जाएगा। देखो इसको मैं नो कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखा सकते हो, इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहो तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर में भी दिखा सकते हो। पर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहता हूँ कि मेरी इनकम कितनी हुई है और मेरा खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट कि भी मान लो मैं उसको किसी विद्यार्थी को क्या करता हूँ, अगर मैं उसको लोन एंड एडवांस में डालता हूँ और मैं सेल्स वाउचर में जाके उसकी एंट्री करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, देखते हैं। तो मैं जाऊँगा F8 में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा कौन है, मदन लाल है, ठीक है, ये DCA कोर्स कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिख दिया HK003 और खाता खोल लिया मैंने नया, मदन लाल DCA सन ऑफ किशोर कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप उसको लोन एंड एडवांस में डालते हो तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो लोन एंड एडवांस में जैसे ही मैंने उसको डाला फिर भी उसका जो लेजर है वो यहाँ शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप इसको क्या कर सकते हैं, सेल्स वाउचर को एज वाउचर भी करके देखते हैं, कंट्रोल H प्रेस करते हैं और एज वाउचर लेते हैं, देखते हैं आ रहा है क्या। अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो सेल्स वाउचर में कभी भी लोन एंड एडवांस की एंट्री नहीं होती है, ठीक है ना। उसमें आपको सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर ही लेना होता है। तो अब इसकी एंट्री मैं कर पाऊंगा जनरल वाउचर में, क्योंकि जनरल वाउचर में तो हम हर प्रकार की एंट्रियां कर सकते हैं, वो किसी भी ग्रुप का क्यों ना हो। तो आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो सेल्स वाउचर में करके बताओ, तो हमें वापस बैक आना है और जो हमने उसका खाता बनाया है इसको हमें डालना पड़ेगा इसमें, सन्ड्री डेटर में, ठीक है ना। अब आप चाहते हो कि सर बैलेंस शीट में मैं जब जाऊं तो मेरे को हर एक कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, किस किस की कितनी देनदारी है लेनदारी है, अगर मैं वो भी देखना चाहूँ, ठीक है ना, अलग अलग कोर्स के हिसाब से, तो मैं कैसे करूँगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सन्ड्री डेटर लेता हूँ तो देखना क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले मैं इसकी एंट्री करके बता देता हूँ। ठीक है, मान लो DCA का कोर्स है टोटल 12,000 रुपये, ठीक है। न्यू रेफरेंस ले लेंगे, इसमें जो बाकी की जो फीस है एडमिशन फीस हमने ले रखी है मान लो 1,000 रुपये, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने DCA और बाकी का क्या है 500 रुपये बुक और एग्ज़ाम 1,000, तो यहाँ लिख दिया बुक 500, DCA की फीस और एग्ज़ाम 1,000, ठीक है, DCA ये डाल दिया और बाकी का डाल दिया मैंने ट्यूशन फीस में, ठीक है। तो 950 रुपये ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस इतनी है, ये सब मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है ना। अब इसको मैं DCA लेते हुए सेव कर लेता हूँ, ये भी हो गया। अब आप आ जाइए बैलेंस शीट में, सन्ड्री डेटर में, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, DCA का बता रहा है एक अलग से और एक RCIT का बता रहा है, बट ये ग्रुप में नहीं बता रहा। मैं चाहता हूँ कि DCA के जो भी विद्यार्थी आए वो उसका DCA ग्रुप में जाए, वो एज ए सन्ड्री डेटर, और ऐसी RCIT और ऐसी RCF में जाए, ठीक है ना। उसके लिए मैं क्या करूंगा, बैक आऊंगा, एल्टर में आऊंगा, लेजर में आऊंगा। अब इसका क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सन्ड्री डेटर की जगह LC करके मैं DCA स्टूडेंट्स के नाम से मैं क्या करूंगा, उसको अंडर सन्ड्री डेटर लेते हुए सेव कर लूंगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है महेश, ये भी सन्ड्री डेटर में था, ये RCIT का है, तो मैं क्या करूंगा RCIT के नाम से एक सन्ड्री डेटर में इसका क्या करूंगा, लेजर ले लूंगा, ठीक है ना, सब लेजर इसका जो होता है अंडर ग्रुप में, और उसको मैं सेव कर लूंगा। तो जो RCIT के स्टूडेंट होंगे ना उसको मैं यहाँ से RCIT चूज करूंगा, और जो DCA का होगा या जो RCF का होगा उसमें RCF या DCA चूज करूंगा। अब आप जाके देखिए बैलेंस शीट में, जैसे आप सन्ड्री डेटर में आएंगे तो देखो DCA स्टूडेंट्स और RCIT आ रहा है ना, इसको RCIT आगे मेरे को स्टूडेंट्स भी लिखना था, कोई नहीं वो करेक्शन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो भी DCA का स्टूडेंट होगा ना आपको पता चल जाएगा कि ये DCA के इतने स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, या RCIT के स्टूडेंट्स हैं इनसे हमें इतना पैसा लेना है।
दूसरा जो हमारा RACFA का था वो किस में चला गया, लोन एंड एडवांस में चला गया। क्यों? क्योंकि हमने उसका ग्रुप ही लोन एंड एडवांस डाला था, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे लोन एंड एडवांस में आके भी क्या कर सकते हो, जैसे ये जो था इसका भी आप ग्रुप बना सकते हो RFCFA और इसको डाल दो लोन एंड एडवांस असेट में, हो गया, ठीक है। अब अपन आएंगे ना लोन एंड एडवांस में एंटर मारेंगे तो ये उसका भी बता देगा कि RFCFA के स्टूडेंट जो हैं वो इतने हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, उसके ग्रुप वगैरह भी मेंटेन कर सकते हो, जिससे क्या हो हमारे लिए इजी हो जाए किसी भी स्टूडेंट्स को पिक करना कि भी किससे कितने कितने पैसे लेने हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा कि भी हमें कैसे कोचिंग संचालन जो होते हैं वो किस प्रकार से एंट्री करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कोई वहाँ पे फैकल्टी वगैरह भी है और हम उसको अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग पैसे भी देते हैं, तो आप क्या करोगे, जो उनका फैकल्टी वगैरह है उनकी भी क्या करोगे आप, जो नाम है वो भी आप क्रिएट कर लोगे, कॉस्ट सेंटर वगैरह भी आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं एंटर में आता हूँ, ठीक है, और आप आ जाते हैं कॉस्ट सेंटर में और यहाँ करेंगे क्रिएट, ठीक है ना। मैंने दे दिया जैसे DCA टीचर, ठीक है, ये तो हो गया DCA टीचर, एक हो गया RCIT टीचर और एक हो गया RCFA, ठीक है, ये नाम हो गए। अब हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो वाउचर में आएंगे, ठीक है, जनरल वाउचर में मान लो मैं डाल देता हूँ 31/5, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हम हमारी, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, पैसा देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लिया मैंने मान लो सैलरी, जो भी आप देना चाहो जनरल वाउचर का नेम, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे हमारे सैलरी एक्सपेंसेस को, ठीक है ना, क्योंकि जो हमें सैलरी है वो तो हमारे लिए खर्चा है ना। तो हम यहाँ पे डालेंगे स्टाफ सैलरी, इसको डालेंगे अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। तो मान लो मैं 3 हमारे जो टीचर हैं उनको मैं दे रहा हूँ तीनों को 30,000 रुपये, जिसमें से 10,000 रुपये सबकी है। तो कॉस्ट सेंटर इसमें क्या है, DCA टीचर है, उसको भी मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ, यहाँ इसको अपन कर देते हैं मान लो 20,000 रुपये, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है जो RFCFA का टीचर है, उसको हम दे रहे हैं 5,000, ठीक है, या 6,000, और जो हमारा RCIT का टीचर है उसको हम देंगे 4,000। अब इसमें से हमें टीचर सेलेक्ट करने कौन कौन से टीचर है जिनको हमें पैसा देना है, उसका हम नया खाता खोलेंगे। क्रिएट में आके लिख लिया मैंने मिस्टर विनोद कुमार DCA, ठीक है, मिस्टर विनोद कुमार DCA, यहाँ लिख दिया मैंने इसका। ये हमारा क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी है ना, ठीक है ना। तो इसको मैं किस में डालूंगा, करंट लाइबिलिटी में डाल सकता हूँ या सन्ड्री क्रेडिटर में भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने डाल दिया इसको लोन्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ आप किस में डाल सकते हो, सन्ड्री क्रेडिटर में भी डाल सकते हो, ठीक है ना। इसको सेव कर लेंगे। कितने है भाई इसके, विनोद के मान लो ये DCA का टीचर है तो 20,000 रुपये DCA की फीस है, न्यू रेफरेंस, ठीक है। फिर ले लिया मैंने एड सी करके मिस्टर रोहन, ठीक है। और ये कौन सा है अभी, ये हमारा टीचर है जैसे RCIT का, ठीक है। इसको मैं सन्ड्री क्रेडिटर लेते हुए इसकी 4,000 रुपये जो RCIT की फीस है न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लूँगा। फिर हमारा नेक्स्ट है मिस्टर मयंक, ठीक है, ये हमारा RCFA, ठीक है। इसको भी मैं सन्ड्री क्रेडिटर लेते हुए बाकी फीस इसकी 6,000 मैंने क्या करी, मेंशन कर दी। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, सैलरी पेबल हो गए, और ये हमारा स्टाफ सैलरी का खर्चा डिफाइन हो चुका है कि भी हमने खर्चा तो कर दिया, ठीक है ना। मंथ ऑफ द एंड ऑफ द मंथ हमें उसकी सैलरी तो देनी पड़ेगी, तो वो तो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा ही है ना, और ये इन तीनों को हमें पैसा देना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लेंगे। अब अपन बैलेंस शीट में आएंगे तो देखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से जो हमारी लाइबिलिटीज है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और अब अगर आप कॉस्ट सेंटर में चेक करना चाहो तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर समरी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि DCA की जो फीस है हमने कितने लिए, 12,000 रुपये लिए, DCA टीचर को हमने 20,000 रुपये दिए, RCFA के हमने 6,000 रुपये कलेक्ट किए, ठीक है ना। RCFA टीचर को भी हमने 6,000 रुपये दिए, ठीक है। RCIT की 4,200 रुपये फीस हमने स्टूडेंट से ली, और टोटल जो RCIT टीचर को हम दे रहे हैं 4,000 रुपये दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं
बाकी आप कोर्स सेंटर ब्रेकअप भी कर सकते हो कि एडीसीए की फ़ीस कितनी है, डीसीए की हमने कितनी कलेक्ट करी है, भाई क्या क्या हमने किस हिसाब से हमने उससे फ़ीस कलेक्ट की है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हो कि भाई RCIT के हमने कितने स्टूडेंट्स हैं जिन जिनको हमने जो है सर्विस वगैरह दी है, उसका क्या कोर्स सेंटर वगैरह बनता है ना। एडमिशन फ़ीस कितनी हमने कलेक्ट करी है, टोटल बुक फीस हमने कितनी कलेक्ट करी है। तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, सारी जो डिटेल है आप कोर्स सेंटर के बेस पे कलेक्ट कर सकते हो। और टीचर के बेस पे भी देख सकते हो, अभी DCA टीचर को हमने कितनी सैलरी दे दी। ठीक है ना। एक एंट्री और मैं आपको करके बता देता हूँ, वाउचर में आएंगे। ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने HK004। कोई स्टूडेंट आ गया 1 मई को एडमिशन करवाने, नया स्टूडेंट ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया RCIT मोहन सन ऑफ संदीप। ठीक है। इसको ले लिया मैंने RCIT के ग्रुप में। ठीक है। तो उसकी जो टोटल फीस थी कितनी थी, 4200 रुपये थी, न्यू रेफरेंस। ठीक है। और यहाँ पे एडमिशन फीस कितना है, 500 रुपये। और यहाँ ले लेंगे RCIT, फिर बुक फीस। ठीक है। वो कितनी है वो भी देख लेते हैं। बुक फीस है 200 रुपये। ठीक है। ये RCIT की फीस है। फिर ले लेते हैं अपन एग्ज़ाम फीस। ठीक है ना, ये भी हमारी 500 रुपये। ठीक है। और फिर हो जाएगा हमारा ट्यूशन फीस। हो गई। इसको भी अपन क्या करेंगे, RCIT लेते हुए सेव कर लेंगे। ठीक है। अब आप बैलेंस शीट में आइएगा और सन्ड्री डेटर में आएंगे तो RCIT के देखो 2 स्टूडेंट बता देंगे, बन गया ना। अलग अलग पता चल गया ना कि हमें RCIT स्टूडेंट से कितने कितने पैसे लेने हैं, तो सबका अलग अलग बता देगा अगर आप ग्रुप बना लेते हैं तो। और अगर आप कोर्स सेंटर में जाएंगे और कोर्स सेंटर ब्रेकअप करेंगे तो RCIT का अगर आप चेक करेंगे तो बता देंगे 8400 रुपये हमने स्टूडेंट से लिए हैं एडमिशन करते वक्त, और 1000 रुपये एडमिशन फीस है, बुक फीस 400 रुपये, यानी 200 करके तो प्लस होते रहेंगे, मतलब जितने भी स्टूडेंट आते रहेंगे वो सब प्लस होता रहेगा। अब अगर आप स्टूडेंट से पैसा ले लोगे तो वो सीधी सी है, आप रिसीप्ट वाउचर में आ जाओ। ठीक है ना। जो भी आपको फीस देने आया है उसका क्या करोगे आप, कैश या बैंक के बेस पे उससे क्या करोगे, फीस कलेक्ट कर लोगे। ठीक है। एक साथ ही आप अगर वाउचर में करना चाहो तो आप एक साथ भी क्रेडिट करते हुए एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें से मान लो कि भाई पूजा ने तो हमें कैश दिया है तो यहाँ डाल दिया हमने 6000। ठीक है। और बाकी दोनों ने हमें दिया है बैंक से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SBI बैंक अकाउंट का क्या करेंगे, एक खाता खोल लेंगे। ठीक है ना। 4200 रुपये महेश चूज कर लेंगे, यहाँ से ई फंड चूज कर लेंगे। ठीक है। दोनों को हम अलग अलग दिखा देंगे। ये लो, तो टोटल हमारी अकाउंटिंग होगी। ठीक है। और जिस चीज़ को हमें सैलरी देनी है वो भी हम दे देते हैं। पेमेंट वाउचर में आएंगे तो मिस्टर मयंक 6000। ठीक है। फिर डेबिट करेंगे रोहन 4000। ठीक है। और फिर डेबिट करेंगे विनोद कुमार DCA 20000 रुपये। ठीक है। और कैश हमारा 12000 माइनस में जा रहा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 6 और 4 10, 10000 रुपये तो दे देते हम कैश। ठीक है। और SBI में देखते हैं कितने पड़े, इसको मैं दे देते हैं SBI में 5000। कौन है, DCA। ठीक है। बाकी कितने बचे हैं भाई, बाकी जो भी पेमेंट है वो भी हम क्या कर लेते हैं, कैश लेके देख लेते हैं 5000। ठीक है। तो हमने क्या करा है कि भाई मयंक और रोहन को तो हमने दे दिया कैश 10000, क्योंकि 6 और 4 10000 रुपये है। विनोद कुमार को हमें देने थे 20000 रुपये, तो उसको हमने टुकड़ों में दिए हैं कि भाई हमने 5000 रुपये तो उसको दिए किससे, बैंक से। ठीक है। और फिर 5000 रुपये दिए हमने कैश। ठीक है ना। और बाकी का जो 10000 है वो भी हमने क्या करा है, उसको कैश में ही दे दिया है, क्योंकि हम नेगेटिव में जा रहे हैं ना अपना बैंक कैश वगैरह,
तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या करा, इसको टुकड़ों में ले लिया। आप चाहते हो कि चलो कोई बात नहीं सर माइनस में जा रहा है तो जाना, तो एक बार आप एंट्री कर लो, तो अपना एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारा ही मैं क्या करता हूँ SBI में, ठीक है ना, माइनस लेते हुए एक बार इसको शो कर देता हूँ, ठीक है। और SBI में यहाँ मैं ओपनिंग बैलेंस भी डाल देता हूँ एक बार, ताकि वो माइनस में शो ना हो, ठीक है। ये लो, तो ये हमने कुछ इस तरीके से जो पेमेंट उसको कर दी, तो सारे हमारे नील हो गए, ठीक है। ये लो, अब आप बैलेंस शीट में आके देखो, लायबिलिटी खत्म, डेटर खत्म, ठीक है, बैंक और कैश हमारा बढ़ गया, है ना। और एक्सपेंस में और इनकम में आके देखोगे तो यार देखो, ठीक है, हमारी क्या अभी थोड़ी ये लॉस में जा रहे हैं ना, एक्सपेंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है वो इनकम से ज़्यादा हो गया, 3600 रुपये। समझ में आ रही, क्योंकि सैलरी हमने क्या करी, 20,000 रुपये उसको दिए ना, इनकम अभी कम हुई है, इसलिए यहाँ पे 3600 रुपये जो हमारी एक्सपेंस में ज़्यादा बता रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ना, कि हम जो भी हमारे कोचिंग संस्था वगैरह होते हैं जो कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, या इसके अलावा अगर वो कोई भी कोर्सेज करवा रहा है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी क्यों ना करवा रहा हो, RAS, ठीक है ना, बैंकिंग की हो गई, ठीक है ना, जो भी कोर्सेज वगैरह करवाते हैं उससे रिलेटेड भी आप कोर्स सेंटर वगैरह क्रिएट करके आप जो उसकी एंट्री है वो पास आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हम कोई स्कूल संचालक है, हम स्कूल वगैरह चलाते हैं और उसमें हम जो भी क्लासेस वगैरह स्टूडेंट्स को देते हैं, जैसे 8th क्लास, 9th 10th, है ना, जो भी क्लास वगैरह होती है, तो उनकी अकाउंटिंग हम हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, स्कूल की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। पहले हमने देखा था कि भी अगर कोई कोचिंग संस्थान है, कोई कंप्यूटर क्लासेस वगैरह चलाते हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी वगैरह करवाते हैं, तो वो कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो सर्विस वगैरह वो देते हैं उसकी एंट्री वो कैसे पास आउट करेंगे। अब हम देखेंगे अगर हम स्कूल संचालक हैं, कॉलेज संचालक हैं, तो उसमें जो भी हम बच्चों को क्लासेस वगैरह पढ़ाते हैं, है ना, उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एक स्टूडेंट है महेंद्र कुमार, जिसके पिता का नाम दिनेश है, उसने क्लास 8th में एडमिशन लिया है, जिसकी टोटल फीस है 4500 रुपये, जिसमें एडिशनल फीस है 500 रुपये जो हमें वन टाइम ही पे करनी है स्टूडेंट्स को, 200 रुपये कंप्यूटर फीस है, दो मंथली फीस पे करेगा वो, 500 रुपये ट्रांसपोर्टर है वो भी मंथली फीस चार्ज होएगी, एक्टिविटी फीस वो भी मंथली फीस होएगी। बाकी जो ये TC यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसकी 200 रुपये वन टाइम पे करनी है, बुक फीस है वो भी वन टाइम फीस पे करनी है, और एग्जाम फीस भी वन टाइम पे फीस करनी है, और जो ट्यूशन फीस है वो मंथली 2000 रुपये। तो कुल मिला के मंथली जो फीस रहेगी वो 3100 रुपये की, और वन टाइम उसको जब वो एडमिशन कराने आएगा इन दोनों के टाइम वन टाइम यानी कि उसको 4500 रुपये तो एक बार उसको देने ही पड़ेंगे। उसमें से इंक्लूड है उसकी मंथली फीस और वन टाइम फीस। जैसी वो सेकेंड मंथ जब वो आएगी उसकी, ठीक है ना, तो उसको सिर्फ 3100 रुपये देने हैं, 1400 रुपये उसको अब नहीं देने होंगे। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ हाउस ऑफ नॉलेज पब्लिक स्कूल है हमारे स्कूल का नाम। तो 1 जुलाई को प्रवेश जो होते हैं वो प्रारंभ हो चुके होते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करा है, हम सबसे पहले जाते हैं क्रिएट में, और हम कोर्स सेंटर जो है हमारा वो हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो ये कोर्स सेंटर है इसको हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल कर लेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री को हम नो रहने देंगे, और GST को भी हम क्या करेंगे, नो रहने देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं क्रिएट में, कोर्स सेंटर में। तो जैसे हम 8th क्लास का एक कोर्स सेंटर बना लेते हैं, ठीक है, एक हो जाता है हमारा 9th क्लास, और एक हो जाएगा हमारा 10th क्लास। एक बार मैं 3 क्लास का ही आपको बता रहा हूँ, बाकी आप 11th 12th भी बना सकते हो। जैसे 11th में अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, साइंस वगैरह, ये भी ले सकते हो। 12th में भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने एक बार ये 3 क्लासें लिए, और अब मैं आ जाता हूँ वाउचर में, ठीक है, और सेल्स वाउचर में। तो यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट है, कौन है भाई, महेंद्र कुमार। तो मैंने लिख दिया महेंद्र कुमार, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, सन ऑफ दिनेश, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ 8th क्लास, ठीक है। और इसको मैं डाल लेता हूँ सन्ड्री डेटर में,
ठीक है, तो उसको मैं एक एल्ट सी करके ले लेता हूँ, एल्थ क्लास स्टूडेंट्स, इसको डाल दूंगा मैं सन्ड्री डेटर में। ठीक है, ये ले लिया। अब क्या हो जाएगा हमारा कि अभी मान लो किसी स्टूडेंट ने हमसे जो भी सर्विस वगैरह ली है, ठीक है ना, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उसके एडमिशन फीस वगैरह है, जो भी चार्जेस वगैरह है वो हम काट लेंगे। जैसे यहाँ पे एडमिशन फीस है, ठीक है, उसको भी हम क्या कर रहे थे, उसका हम अकाउंट खोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है, कितनी है भाई, 500 रुपये। अब ये क्या है, कौन से क्लास की है ये एडमिशन फीस, 8th क्लास की है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे 8th क्लास। फिर नेक्स्ट हम बना लेंगे हमारा कंप्यूटर फीस। ठीक है, भाई हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, कंप्यूटर भी सिखाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो फीस ले रहे हैं वो 200 रुपये। ठीक है, यहाँ पे भी 8th ले लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट फीस। मतलब अगर हम स्टूडेंट्स को बस वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, हम स्टूडेंट्स से क्या करते हैं कि भाई मंथली बस के चार्ज भी लेते हैं, हम उनके घर पे जाके उनको ड्रॉप और पिकअप करते हैं। ठीक है ना, तो उसका भी हम स्टूडेंट से जो भी है मंथली चार्ज है हम उससे हर महीने लेंगे 500 रुपये। ठीक है, 8th क्लास यहाँ से भी ले लेंगे। फिर हम स्टूडेंट से लेते हैं एक्टिविटी चार्ज या एक्टिविटी फीस, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ वगैरह भी आती है, जैसे खेल कूद वगैरह हो गई, प्रतियोगिता वगैरह होगी, है ना, उसमें भी अगर हम मान लो स्टूडेंट से मंथली फीस लेते हैं, या आप इसे वन टाइम भी कर सकते हो। ठीक है ना, वो आप डिपेंड करता है आप क्या इसमें करना चाहते हो। ठीक है, टीसी और सीसी जो होती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसकी भी फीस अपन वन टाइम ही लेते हैं। ठीक है, वो हमारी 200 रुपये। और कौन सी फीस है, बुक फीस। ये सब हमें इनडायरेक्ट में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना चाहते। जितने भी हमारे सर्विसेज वगैरह होती हैं वो सारे हमें इनडायरेक्ट में ही मेंशन करनी होती है। अगर हम डायरेक्ट में ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग एंड जो हमारा अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो मेंटेन हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम फीस, कितनी है भाई एग्ज़ाम फीस हमारी, 500 रुपये, ये भी वन टाइम पे करनी है। और नेक्स्ट है हमारी ट्यूशन फीस। ठीक है, ट्यूशन फीस है हमारी 2000 रुपये। कौन सी क्लास की, 8th क्लास की। तो टोटल 4500 रुपये हो गए। ठीक है, तो उसमें से 3100 रुपये तो वो मंथली पे करेगा और 1400 रुपये उसको वन टाइम पे करनी है। तो इस 4500 में से जो पूरे साल भर में उसको सिर्फ एक बार ही पैसा देना है वो है 1400 रुपये, बाकी उसको हर महीने 3100 रुपये तो देने ही देने हैं। तो ये हमने न्यू रेफरेंस देते हुए क्या करा, सेव कर लिया। अब आप आ जाते हैं कहाँ पे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर समरी, 8th क्लास आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप ब्रेकअप करके भी दे सकते हैं कि 8th क्लास में हमने क्या क्या चार्ज किया उससे, एक्टिविटी फीस इतनी ली है, एडमिशन फीस हमने अभी तक इतनी हमें जमा हुई है, या इतनी हमने उसकी सर्विस दी है। तो सारे स्टूडेंट जितने भी होंगे उनका यहाँ से क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। वो अभी तो मैंने आपको एक स्टूडेंट की करके बताई है ना। मान लो 8वीं क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट हैं, तो आप ये मान के चलो एक्टिविटी फीस में आप 50 को 400 से गुणा कर लो, हर एक चीज़ को 50 से गुणा कर लोगे तो वो टोटल वैल्यू यहाँ पे काउंट होती रहेगी। ठीक है ना, ये तो हो गया कि भी मान लो उसने हमें वन टाइम फीस पे करी है। ठीक है, फिर अपन दूसरे स्टूडेंट्स का ले लेते हैं। ये हमारा 9th क्लास का है, इसकी भी 4500 रुपये, और 10th क्लास की भी, यानी 8वीं से लेकर 10वीं तक के जो विद्यार्थी होंगे उनकी फ़ीस 450 रुपये और 4500 रुपये होगी। और 5वीं से 7वीं तक मान लो 4000 रुपये लेंगे, और 1 से 4 तक लेंगे हम मान लो 3500 रुपये। और 11-12वीं जो क्लास है उसकी अलग अलग स्ट्रीम्स की अलग अलग फीस है, तो उस हिसाब से भी आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे रोहित है, इसका भी मैं क्या करता हूँ, जो अकाउंट है वो खोल लेता हूँ, सेल्स में आ जाता हूँ। ठीक है, 2 नंबर हमारा बिल है। ठीक है, खाता खोल लेता हूँ मैं, रोहित सन ऑफ सुरेंद्र कुमार। ठीक है, इसको लिख दिया @ 9th क्लास। ठीक है, इसको मैं डाल दिया
एंड सी करके 9 क्लास। आप अलग अलग स्टूडेंट्स का क्या करोगे, एक ग्रुप बना के रख लोगे कि ये सारे स्टूडेंट्स हमारे 9th क्लास में जाएंगे, ठीक है ना। 9th क्लास के 9th क्लास में शो हो जाएंगे आपको, 8th क्लास के सारे स्टूडेंट 8th क्लास में शो हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे जो भी उसकी फीस है, ठीक है ना, वो आप क्या करोगे, उससे चार्ज कर लोगे, ठीक है। अब अपन इसमें एक चीज़ और करते हैं कि भी जो पिछले वाला जो हमारा वाउचर था, ये वाला, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डुप्लीकेट वाउचर का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। तो डुप्लीकेट वाउचर आ गया। यहाँ पे सिर्फ मेरे को व्यक्ति का नाम चेंज करना है, किसका, सुरेंद्र का, है ना। सुरेंद्र डाल दिया, ये आ गया। बाकी तो एज इट इज ही है ना सारा कुछ, कोई चेंजेस है नहीं, बस 9th क्लास हमने चेंज कर ही दी है। बस हमें यहाँ क्या करना है, जब हम एडमिशन में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हमें क्या करना है, सब में 9th क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा बस, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ तो सारी रिपीट हो रही है, हम इतना सारा क्यों करें, ठीक है। यहाँ पे सब में मैंने क्या करा, 8 की जगह 9th क्लास ले लिए। वरना अपना क्या है, कोर्स कैटेगरी में, कोर्स सेंटर में, ब्रेकअप में गलत दिखाने लग जाएगा। ये लो, यहाँ ले लूँगा मैं 2, ये लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कोर्स सेंटर, कोर्स ब्रेकअप। अब देख लेते हैं 9th क्लास का, ये देखो आ गया, ठीक है। ऐसे अपन 8th का भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है क्या, ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हमारा स्टूडेंट्स है, मान लो ये भी है 10th क्लास का ये, ठीक है। तो इसका भी मैं क्या करता हूँ, इस वाले वाउचर को मैं Alt 2 करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और डेट भी इसकी सेम ही है, बिल भी सेम है, 3 नंबर पवन कुमार। तो LC करके पवन कुमार सन ऑफ मोहन राम, क्लास 10 या 10 क्लास, इस तरीके से लिख लो, @10 क्लास। इसको भी डाल देंगे LC करके 10 क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लो, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 9 की जगह 10 करते रहेंगे, बस सिंपल। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, जो हमारी स्कूल काउंटिंग होती है वो भी आप मेंटेन कर सकते हो। 1 से लेकर 12 तक अगर आपकी क्लास है, या प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है ना। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो। तो ये तीनों स्टूडेंट्स का क्या किया है मैंने, जो एडमिशन थे वो मैंने कलेक्ट कर लिए। अब कोर्स सेंटर में जाके मैं कोर्स समरी के हिसाब से देख सकता हूँ। देखो 8वीं 9वीं 10वीं के सबके 4545 रुपये हैं, ठीक है। ब्रेकअप से भी देख सकता हूँ मैं 8th 9th 10th के अलग अलग, ठीक है। और लेजर ब्रेकअप भी कर सकता हूँ मैं। एक्टिविटी की फ़ीस हमारे पास कितनी है, देखो तीनों क्लासों की 8वीं 9वीं 10वीं की हमारे पास 400 यानी 1200 रुपये हमने कलेक्ट करें हैं। तो किस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो स्टूडेंट्स के जो एडमिशन्स वगैरह है वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब आ जाता है नेक्स्ट मंथ, कि भाई अगला महीना आया है तो हमें हर स्टूडेंट से 3100 रुपये लेने हैं, ठीक है ना। तो दोबारा हम आ जाते हैं महेंद्र कुमार पे, ठीक है। वाउचर में आते हैं, डेट चेंज करते हैं 1/8, ठीक है, महेंद्र कुमार, है ना। अब इसमें हम उससे क्या क्या लेंगे, देखो इसमें हम लेंगे उससे 1 टाइम के अलावा छोड़ के मंथली यानी कंप्यूटर फीस, ठीक है। कितनी है उसकी, 200 रुपये, ठीक है। यहाँ ले लेंगे 8। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फीस, ये कितनी है, 500 रुपये महीना। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटी फीस, ये कितनी है भाई, 400 रुपये लेंगे मंथली। फिर हमारी ये 1 टाइम है और सीधा ट्यूशन फीस, ये कितनी है, 2000 रुपये। बस 3100 रुपये हो गए। अब हर महीने हमें इतनी ही एंट्रियाँ उसकी
करनी है। ये लो, अब कॉस्ट ब्रेकअप में आ जाते हैं। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट समरी में देख लेते हैं 8th क्लास का। ये देखो, पहले महीने 4500 था, फिर 3100 रुपये हो गया। और आप ब्रेकअप के तौर पे भी देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, एक्टिविटी फीस हमने टोटल 800 रुपये लिए, ठीक है। और एडमिशन फीस वन टाइम है जो 500 रुपये ही है, दूसरे महीने हमने कोई चार्ज नहीं करी है, ना ही हमने उससे बुक फीस ली है। कंप्यूटर फीस हमने चार्ज किया है, एग्ज़ाम फीस हमने एक बार ही ली है, ठीक है, वो एक बार ही ली जाती है। टीसी सर्टिफिकेट वगैरह ये भी एक बार ही लिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन फीस हर महीने लगेगी और ट्यूशन फीस भी उसको हर महीने पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, हर स्टूडेंट्स की जो अकाउंटिंग है वो आप मैनेज कर सकते हो। बाकी जो भी आपकी फैकल्टी है ना, उसमें आप किस हिसाब से करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट सेंटर वगैरह बना लो, ठीक है ना। यहाँ आप दे लो, जैसे कोई भी आपके टीचर हैं जो, ठीक है ना, उसकी आप क्या करोगे, जो भी उसकी कॉस्ट सेंटर वगैरह है वो भी आप क्या करोगे, क्रिएट कर लोगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिख लिया मैंने क्लास 8 टीचर, जो भी क्लास 8 का टीचर होगा उसको इसमें डालेंगे। क्लास 9 टीचर, यहाँ फैकल्टी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। क्लास 10 टीचर, ये 3 मैंने बना लिए कॉस्ट सेंटर। अब हमें उनको सैलरी देनी है तो मैं वाउचर में आऊँगा, जनरल वाउचर में आऊँगा और मैंने डाल दिया 31/8, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ ही होता है। अब हमें सैलरी पेबल बनानी है। तो पहले तो हमारा बिजनेस में क्या होता है ना, जो भी हमारा खर्चा हो चुका होता है उसको हमें खर्चे में तो दिखाना ही होता है, क्योंकि हमने फ़ायदा तो उठा लिया। तो मैं डाल देता हूँ स्टाफ सैलरी, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। मान लो मैं दे रहा हूँ हर एक स्टाफ को, जो 10वीं क्लास में उसको मैं दे रहा हूँ मान लो 8,000 रुपये मंथली, ठीक है। 9वीं वाले को मैं दे रहा हूँ मान लो कि 6,000 रुपये, और 8वीं वाले को दे रहा हूँ मैं 4,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ डाल देता हूँ मैं 4, 6, 10 यानी 18,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, क्लास 10th का टीचर का कितना है भाई, 8,000 रुपये है। क्लास 9th के 6,000 है, और क्लास 8th के 4,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम टीचर के खाते खोल लेंगे जिनको हम पैसा वगैरह देंगे, जो सैलरी वगैरह देंगे। तो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लिया मैंने सैलरी टू मिस्टर पवन कुमार, ठीक है। इसको डाल दिया मैंने सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि लाइबिलिटी है ना, तो क्रेडिटर में डाल सकते हो आप, या आप डाल सकते हो करंट लाइबिलिटी में भी, ठीक है, इसमें भी डाल सकते हो। कितना है भाई, इसका आगे लिख लो, क्लास 10th है ना ये पवन कुमार, मान लो क्लास 10th का ये टीचर है, ठीक है। इसको 8,000 रुपये देंगे। दूसरा मैं ले लेता हूँ सैलरी टू मिस किरण @ क्लास 8, ठीक है। इसको भी करंट लाइबिलिटी में डाल देंगे, और इसको मैं दे रहा हूँ 4,000, ठीक है। फिर मैंने लिख लिया सैलरी टू मिस पूजा @ क्लास 9, ठीक है। इसको मैं दे रहा हूँ 6,000। तो यहाँ लिख लिया मैंने सैलरी पेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। अगस्त माह की हमें सैलरी देनी है, तो पेबल लिख दिया मैंने आगे, ड्यू है ये, ठीक है। ये लो, अब जब हम उनको पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट वाउचर में आ जाऊंगा। मैंने 1 सितंबर ले लिया, और यहाँ कर दूंगा मैं जिसको मैं सैलरी दे रहा हूँ 8,000 रुपये से इसको डेबिट कर दिया, 8,000 रुपये से 4,000 रुपये से इनको मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। और बाकी जो पूजा मैडम है उनको भी मैंने 6,000 रुपये दे दिए, और पेमेंट कर दी मान लो मैंने कैश, ठीक है। कैश हमारा माइनस में जाएगा, जान देंगे एक बार। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टाफ से रिलेटेड भी हम कॉस्ट सेंटर वगैरह, अकाउंट्स वगैरह भी मेंटेन
कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहो कि भी कॉस्ट सेंटर पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिस्प्ले में आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ब्रेकअप। आप देख सकते हो क्लास 10 टीचर को हमने कितनी सैलरी दे दी, है ना। 9th 8th की भी देख सकते हो, और आप समरी वाइज भी देख सकते हो कि भी क्लास 10 को हमने 8,000 रुपये दे दिए हैं, 4,000 रुपये 8th को दे दिए हैं। इस तरीके से आप मंथली भी अपनी डिटेल जो भी है उसकी डिटेल देख सकते हो। लेजर ब्रेकअप भी कर सकते हो, स्टाफ सैलरी का भी आप मेंटेन कर सकते हो। देखो स्टाफ सैलरी का हमने कब कब पेमेंट दी है, कैसे कैसे दी है, ठीक है ना। ग्रुप से भी आप देख सकते हो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बताओ भी मेरे को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में अगर कोई अकाउंटिंग करनी है, कॉलेज में अगर हमें अकाउंटिंग करनी है, कॉलेज में तो BA BCA BCom BBA वगैरह MCA वगैरह, उसके आप लेजर वगैरह बना लोगे, ठीक है ना। कॉस्ट कैटेगरी वगैरह आप क्रिएट कर लोगे, कॉस्ट सेंटर वगैरह क्रिएट कर लोगे। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करनी होती है, एंट्रियाँ जो होती है हमें कोचिंग सेंटर की और स्कूल वगैरह की हमें करनी होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ वगैरह मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।